हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपनी क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, जहां पर हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9 एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है और एमसीक्यूज के फॉर्म में भी कवर किया है। प्लस इसकी थ्योरी का जो सेक्शन है उसको भी मैं कवर करवाती जा रही हूँ। प्लस इसके समरीज के वीडियोज आपके पास पड़े हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे प्लेलिस्ट को, तो आपको समरी के वीडियोज मिल जाएंगे। तो जाकर जरूर देखिए एक बार। समरी से क्या हो जाता है, रिकॉल हो जाती हैं चीजें और उसके बाद एमसीक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं तो चीजें एकदम ठीक होती हैं, याद आ जाती हैं और एग्जाम में करने लायक हो जाते हैं आप। तो इन सब सेशंस को जरूर जुड़िएगा। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट करते हैं। हमारा कंटेंट रहता है थ्योरी अलग और एमसीक्यू अलग। तो इन सब सेशन से जरूर जुड़िए। अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है या आप तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई अपकमिंग एग्जाम है तो आप इन सेशन से जरूर जुड़ सकते हैं, जहां पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट खत्म करने के बाद एमसीक्यू के फॉर्म में 8 की आपको समरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो जाकर देख लो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। लिंक भी आपको मिल जाएगा कि इसकी समरी क्लास 8 की आपकी मैंने फिनिश कर दी है, उसको देख लेना जाकर। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद हम करेंगे क्लास 10 को स्टार्ट। तो क्लास 10 के आपके क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, एकदम ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लास 10 के एनसीईआरटीज को ओपन करके रखो। नहीं ओपन कर पा रहे हो तो आपके पास समरी मिल जाएगी, उसको भी देख लेना। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये सब चीजों को देखोगे तभी चीजें तैयार होंगी। तो चलो सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे सारे पीडीएफ आपको दे दिए जाते हैं, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। कोई पीडीएफ अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो बोर्ड का पीडीएफ मिल जाता है, व्हाइट बोर्ड का, तो उससे भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर डेली क्लासेस चलती हैं। जो भी कोई नया है, वैसे तो सबको पता है कि यहाँ पर #10 का डोज दिया जाता है और ये डोज तब तक लेना होता है जबकि कोई एग्जाम क्लियर ना हो जाए। तो यहाँ पर डेली 10 बजे सुबह एक क्लास अपलोड हो जाती है। नहीं होती है अपलोड तो शाम को अपलोड होती है 6 बजे, वो भी रेयर केसेस में। कभी वंस इन अ वाइल ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सुबह नहीं अपलोड हो पा रही है तो शाम को 6 बजे शार्प अपलोड होती है। तो ये सब चीजों को आप जानकारी रखिए, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। चलिए आइए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। इन रेनी सीजन, ऐसी वर्षा ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों का नाम आपको बताना है कि उन फसल को क्या कहा जाता है। तो ये राबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, राबी फसल है, खरीफ है, ज़ैद है कि क्या है कि कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ और राबी को कैसे याद रखेंगे, देखो बरसात पहले आती है और सर्दी बाद में आती है ना। ये अगर हम अपने सीजन को देखें तो बरसात पहले आती है फिर सर्दी आती है। तो इसी तरह से ख पहले आता है और र बाद में आता है। तो ख से क्या हो गया, खरीफ हो गया, ठीक है। और र से क्या हो गया, राबी हो गया। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो अब खरीफ क्रॉप क्या हो गई, पहले बोई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंटर क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज। तो अब इसको दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है कि शीत ऋतु की फसलों को भी क्या कहा जाता है। तो ये राबी की फसल है, खरीफ की फसल है। तो अब आप समझ गए हैं कि रा जो है वो बाद में आता है, राबी, और सर्दी भी बाद में आती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं तो इसकी मैं ट्रिक अभी आपको बता दूंगी, तो बस जुड़े रहो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट आउट, इसको कर लो, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी। सेलेक्ट आउट द राबी क्रॉप्स अमंग्स द फॉलोइंग। इन सब में से आपको राबी की फसल, निम्नलिखित में से राबी की फसलों का चयन करना है। क्या ग्राउंडनट, कॉटन, ग्राम है, चना, मूंगफली, कपास, धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चना, मटर। तो ये क्या है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वीट, ग्राम और पी। तो चलो आओ मैं इसको आपको ना याद करवा देती हूँ यहीं पे, और मैं नोट भी कर दूंगी जिससे कि आपके पास ये जो पीडीएफ पहुंचेगी तो आपका इसका नोटेड आपको फॉर्म मिल जाए। तो चलो आओ देख लो, एक तरफ खरीफ हो गई एक तरफ राबी हो गई। तो खरीफ का आपका निमोनिक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे एस, जस्ट अ सेकेंड, SRM, PG और मिस्टर आर। मतलब SRM यूनिवर्सिटी में पीजी करने गए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए कौन, मिस्टर आर, या MR, मिस्टर कौन गए, मिस्टर JC, ठीक है। SRM यूनिवर्सिटी में पीजी करने गए कौन, मिस्टर JC। तो एस से क्या हो जाएगा आपका, एस से हो जाएगा आपका सोयाबीन, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा, रागी, एम से क्या हो जाएगा, मिलेट, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, पल्सेस, जी से क्या हो जाएगा, ग्राउंडनट, ठीक। एम से क्या हो जाएगा एक और आपका मेज,
ये वाला M। फिर R से क्या हो जाएगा, R जो है, एक R से रागी था, एक R से राइस हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, J से जवार, और C से क्या हो जाएगा, कॉटन। ठीक है, ये सारी राबी फसलें हो गई। अब ये सब आपकी, सॉरी, खरीफ फसलें हो गई। पहले हम खरीफ देख रहे हैं, फिर हम राबी देख रहे हैं, तो ये सब आपकी खरीफ फसलें हो गई। अब आपकी यहाँ बात करेंगे हम किसकी, राबी फसल की। तो राबी फसल का आपका क्या निमोनिक्स होगा, BOWL। इसको क्या बोलते हैं, बाउल। बाउल में कौन खाना खा रहा है, टॉम। ठीक है, इसमें क्या था, SRM यूनिवर्सिटी में PG करने गए कौन, मिस्टर JC। ठीक है, तो B से क्या हो जाएगा आपका, बार्ले। O से क्या हो जाएगा, ओट्स। W से क्या हो जाएगा, वीट। L से क्या हो जाएगा, लिनसीड। T से क्या हो जाएगा, टोमेटो। टोमेटो के साथ ही क्या हो जाता है, पोटैटो। ठीक है, सेम सेम है। O से क्या हो जाएगा, ओट्स, हम ऊपर भी कर चुके हैं, सॉरी। M से क्या हो जाएगा, मस्टर्ड। ठीक है, राई। तो ये आप ना इसको निमोनिक्स को याद कर लीजिएगा, आपको मैं PDF दे दूंगी, आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगी, तो इससे आपको ये PDF के फॉर्म में भी नोटेड रहेगा। ठीक है, तो याद जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द राबी क्रॉप्स अमंग्स द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है क्या आपका, ऑप्शन नंबर 3, वीट, ग्राम और पी। तो राबी में क्या हो जाएगा, हमारा वीट है, वीट दिया हुआ है। इसमें ना एक दो और ऐड कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये NCERT का है, P और G, मतलब बाउल में खाना खाया किसने, मिस्टर टॉम ने, और टॉम क्या करते हैं, PG करते हैं। तो P से P हो गया, और यह ग्राम हो गया। ठीक है, ये भी याद कर लेना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द स्टेप्स फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसलों के उचित उत्पादन के लिए चरणों की व्यवस्था, जो चरण है उसकी आपको व्यवस्था करनी है, कि आप सबसे पहले बोएंगे कोई चीज़, या आप मिट्टी की तैयारी करेंगे, या कटाई करेंगे, सिंचाई करेंगे, खाद एवं उर्वरक डालेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, या भंडारण करेंगे। तो एक स्टेप आपको बताना है। तो सही बात है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ अगर क्वेश्चन पे मैं देखूँ तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहला खुद सोचो क्या कर सकते हैं। तो सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। जब हमारे पास एक हम जगह देखेंगे, अब जगह में क्या है, सॉइल, तो सॉइल को क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करेंगे। तो देख लेते हैं मिट्टी की तैयारी, बी वाला ऑप्शन किस में है, हमारा बी वाला ऑप्शन एक ही जगह दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो देख लेते हैं उस हिसाब से, आपका B हो गया पहला स्टेप। फिर हो गया A, क्या है, जब हम तैयार कर लेंगे मिट्टी को, फिर क्या करेंगे, सो करेंगे। ठीक है, मतलब उसको बोएंगे, तो A हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब जब हम मिट्टी को बो देंगे, उसके बाद हम क्या, सॉरी, सो कर देंगे सीड्स को। इसके बाद क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर फर्टिलाइज़र डाल देंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर उसको पानी सिंचाई देते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर प्रोटेक्ट करेंगे उसको वीड्स से। फिर क्या करेंगे, फिर हार्वेस्ट जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसको, उसकी कटाई कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आपका स्टोरेज कर लेंगे। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से आपको ऑप्शन को लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी की तैयारी का क्या महत्व है। तो आपका क्या हो जाएगा, इट अलाउज, यह जड़ को मिट्टी से गहराई तक जाने पर आसानी से सांस लेने की अनुमति देती है, या कुछ रोगाणुओं के विकास के लिए अनुमति देता है, या पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को शीर्ष पर लाता है, या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। क्यों, क्योंकि जो सॉइल को प्रिपेयर करना, मतलब अब मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, ये जगह है, यहाँ पर मिट्टी क्या है, बहुत समय से पड़ी हुई है। अब सॉइल का प्रिपरेशन क्या होता है, मतलब कि सॉइल में कुछ इस तरह से खुरपी को चलाना, या ऊपर नीचे, मतलब सॉइल जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, कुछ इस तरीके से सॉइल ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। तो इस तरीके से उसको क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इट अलाउज रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। इससे क्या होगा, यहाँ पे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रूट्स प्रेजेंट होती हैं अंदर साइड में। तो ये जब रूट्स प्रेजेंट है तो इसको क्या करेगी, ये जब पोर्स नहीं बन जाएंगे तो एयर की होगी वो एंटर कर पाएगी इजीली सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, और रूट्स जो है वो सांस ले पाएगी। ठीक है, इट अलाउज ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स। अब इससे क्या होगा, माइक्रोब्स को भी क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी भी ग्रोथ हो पाएगी। इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। जो अंदर क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर की तरफ आएंगे, जो कि हेल्पफुल रहते हैं क्या, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। अब सॉइल, मिट्टी किसकी सहायता से तैयार की जा सकती है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव क्यों हो रहा है, क्योंकि हो से भी करते हैं, प्लो से भी करते हैं और कल्टीवेटर से भी सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, सॉइल को तैयार किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो हो क्या हो गया, एक तरह से आपका फावड़ा हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, ऐसा चपटा सा ये होता है और इसके ऊपर से क्या निकला होता है, ऐसे डंडी सी निकली होती है और इससे क्या है, ये ऊपर की स्टिक हो गई और इस तरीके से यहाँ ये जो नुकीला भाग होता है ये वाला, तो इससे क्या है, आप फावड़ा आपने देखा होगा यूज़ करते हुए। प्लो क्या हो गया आपका, हल हो गया। कल्टीवेटर कृषक, ये क्या है, ये मैनुअल, एक मैनुअल बोल रही हूँ, कल्टीवेटर आपका एक क्या हो जाता है, ये एक तरह से गाड़ी टाइप की होती है, उसमें क्या है इस तरीके से निकले होते हैं, हुक्स निकले होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल को ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the importance of seed drill in crop production? It helps in proper growth of a plant. It helps in uniformly distribution of seeds. It helps in sowing the seeds at proper depth. More than one of the above या none of the above. तो फसल उत्पादन में सीड ड्रिल का क्या महत्व है? तो सीड ड्रिल एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे क्या करते हैं, जिससे कि प्रॉपर हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पर सीड क्या है वो बो पाए। अगर रैंडमली सीड्स को इस तरह से फेंक दिया जाता है इस तरीके से, तो वो कहीं पे ज़्यादा गिर जाती है, कहीं पे कम गिर जाती है। पर सीड ड्रिल की टेक्निक जब अपनाई जाती है तो उससे क्या होता है, सीड्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मतलब मान लो ये मेरी लैंड एरिया है, अब यहाँ पर सीड ड्रिल का सीड ड्रिल जो है वो यूज़ हो रही है। अब इससे क्या होगा, आप इमेज साइड में देखिए, इमेज साइड में लगा दी है मैंने, इससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, सीड्स जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी लैंड पर और एक प्रॉपर डेप्थ पे रहेंगी, जिससे कि क्या है वो सीड जो है प्रॉपर उग पाएगी। और मतलब ऊपर, अगर एकदम ऊपर रहेगी, मान लो एकदम ऊपर साइड रहे सीड, तो क्या होता है, ऊपर से जो पक्षी हैं, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, वो सीड्स को खा लेंगे। तो इसलिए क्या है, सीड्स को एक प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए जिससे कि वो इजीली ग्रो कर पाए और प्लांट जो है वो उग पाए। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दोनों ठीक होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फर्टिलाइजर। अब इसमें से आपको देखना है कौन सा फर्टिलाइजर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नहीं है आपको खोजना है। तो यूरिया, यूरिक एसिड देखते हैं, अमोनियम सल्फेट और एनपीके, ये तो फर्टिलाइजर होता है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, हमको नहीं देखना है। सुपर फॉस्फेट एंड पोटेश ये भी होता है फर्टिलाइजर, तो हमें ये भी नहीं देखना है। ठीक है, तो आपका नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं इसमें। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, यूरिया तो फर्टिलाइजर होता है पर यूरिक एसिड फर्टिलाइजर नहीं है। ठीक है, यूरिक एसिड क्या है, बर्ड्स जो है वो एज अ एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं। ठीक, इसको याद कैसे रखोगे, उरी का अटैक, उरी का एयर स्ट्राइक अटैक। तो कैसे हुआ था, ये हवा के माध्यम से हुआ था ना, तो इसी तरह से उरी उरी एक्सक्रीटा कौन प्रोड्यूस करता है, जो कि उड़ने वाले जीव हैं, जो क्या है, उड़ने वाले बर्ड्स है। ठीक है, तो आंसर के इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि यूरिया तो है पर यूरिक एसिड नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट आउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स के आपको नुकसान, उर्वरकों के नुकसान का चयन करना है। इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये डिसएडवांटेज, ठीक है, इट मेक्स सॉइल लेस फर्टाइल, इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आंसर 9th का हो जाएगा आपका। वापस से आंसर देखो, यहाँ पे मुझे पक्का पता है कि सब सिर्फ इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, पर ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों होगा ऐसा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि देखो ये तो डिसएडवांटेज है ही है कि सॉइल को जो वाटर पॉल्यूशन करता है कौन, फर्टिलाइजर, पर साथ ही साथ क्या करता है, ये सॉइल को लेस फर्टाइल भी बनाता है। क्यों बनाता है लेस फर्टाइल, अगर एक्सेसिव यूज हो जाएगा फर्टिलाइजर्स का, उर्वरक का, तो ये जो सॉइल है, जो मृदा है, उसको क्या करेगी, कम उपजाऊ बनाएगी। ठीक है, तो आपका 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएगा इसमें आंसर के हिसाब से। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ मैन्योर, इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नहीं भाई, मैन्योर तो करता है ऐसा। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, इट डिक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो, डिक्रीज नहीं करता है। इनमें मित्र रोगाणुओं की संख्या कम हो जाती है, कम नहीं होती है, ये ज़्यादा करता है, या फिर आप बोल सकते हैं बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है या ज़्यादा करता है। इट मेक सॉइल पोरस, हाँ ये तो करता है, सॉइल को, मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाता है, कौन सा, मैन्योर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3।
तो आंसर क्या होगा, ये सब तो सही होगा। अब हम इसमें क्या है, नॉट द एडवांटेज पूछा है, नहीं पूछा है उत्तर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन सिस्टम फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। बेस्ट मेथड कौन सा है फसल उत्पादन के लिए सिंचाई प्रणाली के सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि पानी को हाथ से या पाइप के जरिए डालो, ठीक है। तो इससे क्या है, कहीं पे पाइप छोड़ दिया तो पानी बहुत लॉस होता था। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर में क्या सिस्टम है, इमेज देख लो वापस से, इमेज लगी हुई है तो इमेज से ज़्यादा समझ जाओगे। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि ये मान लो मेरे पास पौधा है तो यहीं पे क्या है, धीरे धीरे पानी गिर रहा है, तो इससे क्या है, इस एग्जैक्ट लोकेशन पे पानी पहुंच पा रहा है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, वाटर को बहुत ज़्यादा सेव कर देता है। पर स्प्रिंकलर में क्या होता है, वो इस तरीके से घूमता रहता है, तो पानी इधर भी गिर रहा है, 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 इधर भी गिर रहा है। तो इससे क्या होता है कि पानी वेस्टेज होता है, कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत है वहाँ ना जाके कहीं और स्प्रिंकलर जो है पानी को फव्वारे की तरह वो लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम chaff इज नोन एज। ये तो बहुत बार सबने पढ़ा होगा कि भूसी से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया। वापस से देखो इमेज लगी हुई है, अब समझ गए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थ्रेशिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रेशिंग आपका उत्तर हो जाएगा। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग में क्या है, एक औरत अगर सूप लेके खड़ी है, ये सूप है और इसमें क्या है, ग्रेन्स है प्लस साथ में डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज है। अब ये हवा की दिशा इस तरफ है तो ये क्या करेगी, इस तरह से खड़ी हो जाएगी, तो ग्रेन जो है वो नीचे चला जाएगा और हवा के साथ क्या हो जाएगा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो उड़ जाएंगे, ठीक। गिनिंग की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ। गिनिंग में आपका प्रोसेस है ये क्या, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइबर्स फ्रॉम सीड्स, ठीक है। जब कॉटन की बॉल्स बर्स्ट हो जाती है तो फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है और सीड्स को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ओटना बोलते हैं, ठीक। थ्रेशिंग की इमेज देख लो किस तरह से लगी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेम काइंड ऑफ अ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधे कहलाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, ऐसी क्या चीज़ होती है, तो ये फसलें होती हैं, ठीक है, फसल। और आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फसल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट अमंग द फॉलोइंग वायरल डिजीजेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे मैं आपको करा रही हूँ, डिजीजेस वाला। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डिजीजेस से एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है। इसका एक मैंने वीडियो डाला है ट्रिक्स के साथ, बहुत अच्छा वीडियो है, डाला है ट्रिक्स के साथ, आपको कमेंट में वापस से पिन कर दूंगी। एक तो मैं क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक पूरा जो समरी है उसको पिन कर रही हूँ, और दूसरा आपको एक डिजीजेस का वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, पर आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो, कि सारे ट्रिक्स के साथ मैंने उसमें निमोनिक्स बना के, ट्रिक्स बना के आपको याद करवाई हैं चीज़ें, और बहुत फनी ट्रिक है, ठीक है। तो जाकर जरूर देख लेना। चलो आप देख लेते हैं। सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग वायरल डिजीजेस। निम्नलिखित वायरल रोगों का चयन करना है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस तो भाई आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, तो वैसे ही कट जाता है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। इन्फ्लुएंजा तो वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो देखते हैं। टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस और कॉमन कोल्ड, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 का आपका ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो डिसेंट्री किसके द्वारा होती है, पेचिस किसके कारण होती है, सब मैंने वहाँ पे डिजीजेस कराया है, तो आपको ये सब डिजीज याद हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका, डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। आपका ज़्यादातर लोग क्या लगा देंगे, बैक्टीरिया लगा देंगे इसका आंसर, पर इसका आंसर बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर प्रोटोजोआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की विधि, किण्वन की विधि किसके द्वारा डिस्कवर करी गई थी, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को भी डिस्कवर किया था। लुईस पाश्चर ने आपकी एक पास्चुराइजेशन की टेक्निक को भी डिस्कवर किया था, वो कि हमने आगे इंक्लूड हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगी। अच्छा अब बाकी सारे जो साइंटिस्ट हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एंटीबायोटिक बनाई थी, पेनिसिलिन नोनाटम। और एडवर्ड जेनर ने ये क्या थे, स्मॉल पॉक्स के लिए जाने जाते हैं, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले एक अच्छे इंसान, ठीक है। चलो
ये सारी चीज़ें हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अभी तो हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा बनाई गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स किस चीज़ों से बनाई जाती है, क्या बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, या वायरस एंड फंजाई होते हैं, या बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, नन ऑफ द अबव होते हैं। एंटीबायोटिक कैसे तैयार की जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बैक्टीरिया और फंजाई को मिलाकर आपकी क्या बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बैक्टीरिया पे या सिर्फ फंजाई पे मत लगाना। आपका आंसर बैक्टीरिया और फंजाई का दोनों का इस्तेमाल होकर एंटीबायोटिक्स बनती हैं, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18वां क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड। एडवर्ड जेनर ने क्वेश्चन नंबर 18 आपकी क्या डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने आपका वैक्सीन को डिस्कवर किया था, और ये वैक्सीन किसके अगेंस्ट थी, आपकी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट ये वैक्सीन थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। निम्नलिखित में से संचारी रोगों से इसका चयन कीजिए। मतलब ऐसे रोग जो कि एक से दूसरे से फैलते हैं, टच में आने से, ठीक है, संपर्क में आने से, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में आपका, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स। ठीक है, डिसेंट्री किसी के टच करने से तो होती नहीं है, ठीक, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब टिटनेस भी किसी के टच करने से नहीं होगा, तो वैसे ही कट गया। डायरिया भी नहीं होता है किसी के टच करने से, कुछ खाने पीने से होता है, गंदा पानी या गंदा खाना खाने से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस और चिकन पॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, 1। तो चिकन पॉक्स में लोगों को अलग कर देते हैं ना कमरे से, ट्यूबरक्लोसिस में भी यही दिक्कत है, कॉलरा में भी यही समस्या है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्लांट डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय फंजाई। उस पौधों की बीमारी का पता लगाएं जो कवक के कारण होती है। तो 20 वाले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की का जंग। इसको ये किसके द्वारा होती है, फंजाई के द्वारा होती है। आइए, और अन्य भी जो भी है आपकी, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आपकी सिट्रस कैंकर जो होती है, इसको मैं यहाँ पे नोट भी कर देती हूँ, जिससे कि आपको जब मैं स्लाइड पीपीटी दूंगी तो आपका नोटेड रहेगा। सिट्रस कैंकर होती है आपकी बैक्टीरिया से। ये हो गई आपकी फंगल डिजीज, और ये हो गई आपकी वायरल डिजीज। ठीक है, तो ये 3 एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक्स में ये लिखा हुआ था, तो मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा, और ये हमेशा आता भी है इस टाइप के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फूड प्रिजर्वेटिव। अब कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो देखो कुछ चीज़ें इसमें याद कर लेना। उससे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 21वें का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोडियम फॉस्फेट। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है जो बार बार पूछते हैं, एक तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये एक तरह से फूड प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड करते हैं। इसके साथ साथ आपका हो जाता है नमक हो गया, ठीक है, फिर आपका सॉल्ट तो नमक ही हो गया, मतलब शुगर हो गया, चीनी हो गई। तो ये सब भी क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, खाद्य परिरक्षक की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो चिंता मत करना, मांगोगे तो दे दूंगी। वाई शुगर इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। चीनी का उपयोग खाद्य परिरक्षकों में के रूप में क्यों किया जाता है। यह नमी की मात्रा को बढ़ाता है, या बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, या नमी की मात्रा को कम करता है, उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि देखो ये मात्रा को बढ़ाता, नमी की मात्रा को बढ़ाता नहीं है, नमी की मात्रा को क्या है, ये घटाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने की वजह से आपका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट वॉट टेम्परेचर द मिल्क हैज़ बीन ट्रीटेड इन पास्चराइजेशन प्रोसेस ऑफ मिल्क। ठीक है, पास्चराइजेशन की प्रक्रिया में, दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को किस तापमान पर उपचारित किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23 का क्वेश्चन का, हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 से 30 सेकेंड। सबसे पहले क्या है, इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म कर लेते हैं 15 से 30 सेकेंड तक, और फिर सडनली उसको चिल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, एकदम चिल कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और पास्चराइजेशन लुईस पाश्चर द्वारा डिस्कवर किया गया था प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्कवरी दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डन इन। अब ये जो खोज की रेशम कीट को प्राप्त, रेशम का रेशम कीट से प्राप्त होता है, यह कहाँ हुई थी, भारत में, अफगानिस्तान में, चाइना में, कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हुई थी आपकी चाइना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और स्कोर जरूर करते रहना मार्क, और लास्ट में बता देना स्कोर कितने हुए। और ये सब सेशंस आप सब के लिए ही हैं, आप नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो देखना आपको पड़ेगा, है ना, एग्जाम भी है और क्लियर भी करना है। तो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
अब यहाँ से हमारे सिंथेटिक फाइबर वाले चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो रेयॉन कहाँ से उत्पन्न पाया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है? वुड पल्प, रोटन स्टेम, सीड फाइबर्स या नन ऑफ द अबव? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वुड पल्प। इसमें मैं लिख देती हूँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रेयॉन जो है वो वुड पल्प से पाया जाता है। रोटन स्टेम से आपको क्या मिलता है? जूट मिलता है, ठीक है। और सीड फाइबर से क्या मिलता है? कॉटन, कपास मिलता है। तो ये बातों को भी याद रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज, रेयॉन को का दूसरा नाम क्या है, एक और नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं क्या? आपका आर्टिफिशियल सिल्क। देखो जो सिल्क होता है नेचुरल वाला, वो बहुत ही महंगा होता है, तो इसी के लिए रेयॉन जो है वो डिस्कवर किया गया था, रेयॉन की खोज की गई थी। और ये तो क्या है, ये आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बोला जाता है इसको। और प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक सिमिलर ही रहती हैं, सस्ता रहता है, ड्यूरेबल रहता है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट फुलिस्ट नहीं है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर इज, सबसे पहली पूरी सूची सिंथेटिक फाइबर। थोड़ा सा वो हिंदी टाइपिंग हो गई मिस्टेक, क्योंकि इंग्लिश में भी गलत हो गया था, तो आप हिंदी इंग्लिश से ही समझ लीजिए। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर इज 27th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर फुल्ली सिंथेटिक मतलब सारा कुछ क्या है? सिंथेटिक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन इज, नायलॉन को का उत्पाद करने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है? ओनली कोल, कोल्ड या वुड पल्प? तो वुड पल्प का तो कहाँ यूज़ हो रहा था? रेयॉन में यूज़ हो रहा था, तो ये तो इसमें वैसे ही कट जाएगा। वुड पल्प का कहाँ इस्तेमाल था? रेयॉन में। ओनली कोल नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द थ्रेड ऑफ नायलॉन वायर इज स्ट्रॉन्गर देन, जो थ्रेड है आपका नायलॉन का तार का धागा अधिक मजबूत होता है किससे? रस्सी से, प्लास्टिक वायर से या स्टील वायर से? तो अब उत्तर हो जाएगा स्टील वायर से, इसीलिए इसको पैराशूट्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन, मेलामाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ अ प्लास्टिक? तो आपको दो तरह की प्लास्टिक्स पढ़नी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो यहाँ पर दो तरीके की प्लास्टिक्स हो जाती हैं। एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरी हो जाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसको रीमोल्ड किया जा सकता है, मतलब वापस से उसको पिघलाकर सही बनाकर दूसरा कोई और शेप दे सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती हैं? ये रीमोल्डेड नहीं होती हैं, इस बात को याद रखना है। मतलब इसकी सेटिंग हो चुकी है, एक बार सेट हो चुका है तो वापस से ये अपनी सेटिंग नहीं कर सकता। और थर्मोप्लास्टिक क्या है? ये अपनी वापस से सेटिंग कर सकते हैं। तो मेलामाइन इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ अ प्लास्टिक? तो मेलामाइन किसका एग्जाम्पल है आपका? ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, मेलामाइन। और दूसरा एक और एग्जाम्पल हो जाता है इसका बेके लाइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसको याद रखेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, एक बार बना दिए गए तो नहीं इसको तोड़ा जाता, ठीक है। बेके लाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है आपका? इलेक्ट्रिक स्विचेस में। तो इसको देख लीजिए, ये आपका हो गया। दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने नोट कर दिया यहाँ पर कि मेलामाइन कहाँ पर यूज़ होता है आपका? फ्लोर टाइल्स या फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ में, जो कि आग बुझाने वाले लोग कपड़ा पहनते हैं, उसमें मेलामाइन का से बना होता है वो। फिर बेकेलाइट क्या है आपका? ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और दूसरा ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस और यूटेंसिल के हैंडल्स में से ये बना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ, पॉलिथीन और पीवीसी किसका एग्जाम्पल है? तो 31 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, टिक करते जाना कितने आपके ठीक हो रहे हैं। ये है थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। पॉलिथीन और पीवीसी आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, मतलब आप इसको रीमोल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, रिसाइकिल कर सकते हैं एक तरह से। मॉइस्ट एयर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच अमंग द फॉलोइंग, नम हवा को निम्नलिखित में से किससे पहचाना जा सकता है? तो नम हवा क्या हो जाएगी आपकी? मतलब मॉइस्ट एयर है तो इसका मतलब यहाँ पर H2O तो प्रेजेंट हो गई, और हवा है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और हवा है तो CO2 भी प्रेजेंट होगी। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका आंसर 32 में? क्या इसमें कॉपर, H2O, CO2, O2 होती है? नहीं,
H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, मॉइस्चर तो वैसे ही वाटर तो प्रेजेंट होगा। ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम आर, जो ऑक्साइड्स होते हैं मैग्नीशियम को, इसको ना मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर इसमें आपका ज़्यादा डीप नहीं दिया है क्लास 8 में। जब हम क्लास 10 को करेंगे ना, तो इस पूरे चैप्टर को मैं एक एक अच्छे से लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज आपके निकालूंगी। तो क्लास 10 के एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट करने वाले हैं, जैसे ही हमारा 1-2 दिन में क्लास 8 खत्म हो जाएगा, हम क्लास 10 एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और मेटल और नॉन मेटल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल से और पढ़ते रहिए। चलिए, ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम आर, मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्साइड से और MgO बना रहा है। अब ये MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये एसिडिक होता है नेचर में कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है, तो ये हमेशा क्या हो जाता है आपका, बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय होता है नेचर में। ठीक है, बुनियादी नहीं होगा, ये अम्लीय की जगह ये आपको दिखेंगे यहाँ पर क्षारीय। ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेशन की बात है भाई, इसमें मेरी गलती नहीं है। सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज, सोडियम को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है क्योंकि इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन, या इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, या बोथ 1 and 2, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2। सोडियम को आप केरोसिन में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि सोडियम जो है वो वाटर से भी रिएक्ट करता है और सोडियम जो है वो एयर से भी रिएक्ट करता है। इसी की जगह पे अगर फॉस्फोरस की बात की जाए, तो फॉस्फोरस को क्या है, अब रिएक्शन किसके साथ होती है, एयर के साथ होती है। इसीलिए फॉस्फोरस को स्टोर कहाँ किया जाता है, अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, जिससे कि आप जब PDF देखेंगे तो आपको याद हो जाए। तो सोडियम क्या है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसी जगह पे फॉस्फोरस जो है, ये इसकी एफिनिटी किसके साथ होती है, एयर के साथ होती है। एकदम एक्सप्लोड कर लेता है इस तरीके से, एकदम एक्सप्लोजन बना दिया। तो इसको स्टोर कहाँ करा जाता है, स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, वैसे ही आग लग जाती है। पर सोडियम क्या है, वाटर और एयर दोनों के साथ एक्सप्लोजन कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर, अब मेटल के ऑक्साइड्स क्या थे आपके, बेसिक इन नेचर थे, तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर क्या हो जाएंगे, ये आपके एसिडिक इन नेचर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस इज नॉट केप्ट open because it reacts vigorously with water, it reacts vigorously with oxygen, it reacts with both oxygen and water, या none of the above। तो 36 का आंसर अब आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए इसको ओपन नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करा जाएगा, इसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, 37 क्वेश्चन पे है, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट्स इन एनी रिएक्शन, किसी भी प्रतिक्रिया में पॉप ध्वनि का इंगित किस चीज़ को इंगित करती है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो पॉप साउंड ये बताती है, हाइड्रोजन का टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो ये हो जाता है पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, इससे और भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगी पॉप साउंड से, जब हम क्लास 10 NCERT को करेंगे सॉल्व। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। किसको आप पतली शीट में ढाल सकते हैं, क्या फॉस्फोरस को, तो नहीं भाई, फॉस्फोरस तो वैसे ही आग पकड़ लेता है। सल्फर को नहीं, सल्फर भी आग पकड़, सॉरी सल्फर नहीं, सल्फर नहीं, फिर क्या हो जाएगा ये आपका, सल्फर को क्यों नहीं, इसका रीज़न ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपका नॉन मेटल है। ठीक है, और इसको ना कहीं आप थिन शीट से बना सकते हैं, ना ही वायर में बना सकते हैं। ऑक्सीजन को नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक क्यों, जिंक क्योंकि जिंक क्या है, एक मेटल है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर डैश एंड डैश डेड प्लांट्स गॉट कन्वर्टेड टू कोल। अंडर डैश और डैश के तहत मृत पौधे कोयले में परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो कोल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे होता है, जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, जब वो क्या है किसी आपदा के कारण पूरा का पूरा वो बरी हो जाता है, धंस जाता है कहाँ पर, जमीन के अंदर, तो वहाँ पे क्या है बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद फिर क्या हो जाता है, कोल का फॉर्मेशन होता है। और कोल के फॉर्मेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये इंपॉर्टेंट है जानना आपका। तो कोल को बनने के लिए सबसे पहली बात है क्या, आपका हाई प्रेशर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। प्लस कोल कैसे बनता है, फॉरेस्ट जब बरी हो जाता है अंदर, बरीड इनसाइड द सॉइल, जब पूरा का पूरा फॉरेस्ट के ऊपर एक पूरी मतलब मिट्टी आ जाती है, पूरा अंदर धंस जाता है, तो क्या है इसके बाद मिलियन ऑफ ईयर्स यहाँ पर लगते हैं,
मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। फिर क्या है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उच्च दाब और उच्च तापमान पर कोल का प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल इज कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। अब कोयले को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, या इट इज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन 40 पे, या इट इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड एज वेल एज वेजिटेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका डेड एनिमल्स के वेजिटेशन से नहीं बनता है, ये आपका क्या है, जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है पूरा पूरा अंदर बरी हो जाता है, उसकी वजह उसके क्या है, उसका उस पर प्रोसेसिंग होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की, तो क्या है आपका वेजिटेशन का हो जाता है। मतलब इनका निर्माण वनस्पति के अवशेषों से होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कोल की बात आ रही है तो वनस्पति की बात होगी। आगे क्वेश्चन है एक और, तो उससे आपको एक और क्लियरिटी हो जाएगी। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? 41 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बस हमारे 8-9 क्वेश्चन और बचे हैं, और अपने आप क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क करते रहिएगा, प्लस ये देखते रहिएगा कितने आपके ठीक हुए। ठीक है, 41 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन अगर बोले तो कोक हो जाएगा, कोल को मत लगाइएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब देखो, कोल को बनाने के लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर था। ठीक है, और क्या था, वो वेजिटेशन का इस्तेमाल हो रहा था, फॉरेस्ट अंदर पूरा का पूरा बरी हो जा रहा था। अब यहाँ पर पेट्रोलियम के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें हैं, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है आपकी, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर एक कंडीशन और हो गई, और साथ साथ जो हम कंडीशन पढ़ चुके हैं वही आएगी यहाँ पर, कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिलेक्ट आउट द प्रोडक्ट्स दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को उन उत्पादों का चयन करिए जो पेट्रोलियम के शोधन के बाद प्राप्त होता है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल या डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम गैस या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स एंड लिब्रिकेटिंग ऑयल। इस स्लाइड को इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि ये आपसे कई बार एग्जाम से पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको आपको जरूर डाला है याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44th क्वेश्चन, द इग्निशन टेम्परेचर इज द डैश टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। ज्वलन तापमान वह तापमान है जिस पर पदार्थ आग पकड़ता है। तो वो हाईएस्ट तापमान होता है कि लोएस्ट होता है, कैन बी ईदर ऑफ होता है या नन ऑफ दिस। तो ये क्या होता है, वो न्यूनतम से न्यूनतम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी चीज़ क्या है, फायर कैच कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लोएस्ट टेम्परेचर। 44th का आंसर हो जाएगा आपका लोएस्ट। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझ लो कि जैसे कि मेरे पास ये क्या है, एक गैस है, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही क्या है, मैं यहाँ से नॉब को, ये मेरे पास नॉब है, इसको जैसे ही मैं ऑन करती हूँ, ऑन कर दिया मैंने नॉब को, तो क्या होगा, अब मैं इसकी जो माचिस की तीली, मेरे पास एक माचिस की तीली है, अब इसको मैं यहाँ पर जला के लेके आ जाऊंगी, तो जैसे ही मैं गैस को ऑन करूंगी यहाँ से इसके फ्लेम्स आने लगेंगे, मतलब ठीक है, गैस निकलने लगी और वैसे ही आग पकड़ लेगी। तो इसका मतलब कि वो न्यूनतम से न्यूनतम टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी चीज़ जलने लगती है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो हाईएस्ट नहीं होता है, ये लोएस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 45 की, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैव, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन तापमान होता है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बहुत ही कम तापमान होता है, इसलिए वो जल्दी जलने लगती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया। बर्निंग ऑफ सोडियम व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ। अब जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी, कि जैसे ही सोडियम को अगर एक्सपोज करें एयर में या वाटर में तो क्या है, वो आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। अब वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये रैपिड कंबशन है, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन है, या एक्सप्लोजन है, या नन ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कंबशन नहीं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, मतलब स्पॉन्टेनियसली हो गया। कभी कभी होता है ना कि हम चल रहे हैं गिर गए, तो स्पॉन्टेनियसली गिर गए, एकदम से गिर गए। तो इसमें क्या है, सोडियम को जैसे ही एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे ही वैसे ही क्या हो जाता है,
आग पकड़ लेती है, मतलब कोई इंटेंशन नहीं थी कि आग पकड़े, पर जैसे ही ले आओगे आग पकड़ लेगी। रैपिड कंबशन में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि आपका गैस का बर्नर, जब आप गैस ऑन करोगे तब वो जलेगा, पर स्पॉन्टेनियस में क्या हो जाता है, जैसे ही करोगे वैसे ही आ जाएगा। रैपिड में क्या होगा, इच्छा अनुसार है, गैस का बर्नर ऑन करेंगे, माचिस की तीली लाएंगे, तब जाकर वो जलेगा। तो इस पॉइंट को क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और करना भी इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट को। द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, देखो ग्लोबल वार्मिंग का कारण तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पर मेजर कॉज पूछा गया है। तो मेजर कॉज में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, वाटर वेपर भी एक तरह से कॉज होता है, पर मेजर कॉज क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। अब आप सारा, आपका होमवर्क क्या है आज का, आप मुझे सारी ग्रीन हाउस गैसेस लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि आपको पता है और पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स, आज बस 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा 50 क्वेश्चन का सेट। 50 क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करने में इतना कम टाइम लगता है और 50 क्वेश्चन बनाने में पूरी पूरी रात निकल जाती है। तो सोच लो, मेहनत तो लगती है, आप लोग देखो, बस आप लोग का पेपर निकलना चाहिए, बस मेरा मोटो यही है। द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स, क्या करता है, ईंधन का अधूरा दहन क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, मीथेन निकालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, या नन ऑफ दीज। तो आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ, अब एसिड रेन किसके ऑक्साइड्स के कारण होते हैं, मतलब अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है, जो कि आपकी ताजमहल को खराब कर रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खराब करती है। ये हो जाएगा आपका आंसर सल्फर नाइट्रोजन की दोनों, तो आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। स्पीशीज फाउंड इन ओनली पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज, केवल ऐसा क्षेत्र जहाँ विशेष प्रजाति पाई जाती है उन्हें क्या कहलाया कहते हैं, इन स्पीशीज को बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जा रही है, उनको वहीं पे संरक्षित किया जा रहा है, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगी। इन स्पीशीज को क्या बोला जाता है, एंडेमिक स्पीशीज। स्थानिक प्रजातियां बोली जाती हैं कि उसी स्थान पे उनको अच्छा जलवायु, उनका अच्छा वातावरण रहे, जिससे कि वो आगे बढ़े, मरे ना, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और वर्ड आ जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इससे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ये अलग सा एक इंसर्ट कर दिया आपके लिए, एक लाइन। तो क्या है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जो कि खत्म नहीं हुई हैं पर एक्सटेंशन की कगार पे हैं, ठीक है। इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो रेड डाटा बुक हो गया, फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि आपकी एक्सटेंशन के कगार पर है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। यहाँ कैसी स्पीशीज बोली गई हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है, इनको एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसलिए मैंने टिप ऑफ द मैच स्टिक कंसिस्ट ऑफ, जो टिप होती है माचिस की तीली की नोक, उसमें किस चीज से बनी होती है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड व्हाइट फास्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस, या नन ऑफ द अबव। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि टिप ऑफ द मैच स्टिक किस चीज की बनी होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जो कि है आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और ये आपका मैच बॉक्स से रिलेटेड या उसकी स्टिक से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं, तो चिंता मत करिएगा, अभी आगे क्वेश्चंस और आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपोनेंट लीड्स टू कंबशन ऑफ फ्लेम इन मैच स्टिक, माचिस की तीली में लौ का दहन किस घटक के कारण होता है, मतलब जो आपने देखा होगा कि माचिस की तीली जल गई तो वो किस चीज के कारण होता है, मतलब कौन सा ऐसा केमिकल होता है, कौन सी ऐसी चीज होती है जिस चीज के कारण, कौन से कंपोनेंट के कारण वो जलती है। पोटेशियम क्लोरेट होता है उसमें, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका वापस से आंसर नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 व्हाइट फास्फोरस। तो उसमें पड़ा व्हाइट फास्फोरस होता है, ये आपका कंबशन कॉज करता है, मतलब ये आपका जलाता है, तीली को जलाता है, दहन करता है इसका, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये सब भी प्रेजेंट होता है। पर अगर कंबशन ऑफ फ्लेम की बात करी जाए कि किसके कारण कंबशन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका व्हाइट फास्फोरस। अच्छा हाँ, एक बात आप सब लोगों से और शेयर करना चाहूंगी मैं,
आप सब लोग के कमेंट्स देखती हूँ, आप लोग उस कमेंट्स में थोड़ा मोटिवेट करते हैं मुझे कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो थैंक यू सो मच उन सभी व्यूअर्स को जिनको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और उनको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स कंटेन्स। अब रबिंग सरफेस, अभी तक तो हम माचिस की तीली समझ रहे थे, अब क्या हो गया, इसके ऊपर ये आपकी रबिंग सरफेस जो होता है, ये आपने देखा होगा कुछ ऐसा ब्राउन ब्राउन से डॉट डॉट सा होता है, तो ये रबिंग सरफेस किस चीज की बनी होती है, ये बात हो रही है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने मैच स्टिक के बारे में देखा कि मैच स्टिक किस चीज से बनी हुई है। अब बात कर रहे हैं रबिंग सरफेस की कि ये किस चीज की बनी होती है। ये पाउडर्ड ग्लास की बनी है, रेड फास्फोरस की, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका बोथ, मतलब ये पाउडर ग्लास और रेड फास्फोरस दोनों की बनी हुई होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, मतलब यहाँ पर आपका पाउडर ग्लास भी होता है और साथ साथ आपका रेड फास्फोरस भी देखने को मिलता है मैच बॉक्स के ऊपर। ठीक है, चलो सुपर एक्साइटेड सेशन है ना ये, जल्दी से एक्साइटेड लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, है ना, बोलना तो पड़ता नहीं है, आप लोग लाइक कर देते हैं, धन्यवाद। चलिए सबसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब दहनशील पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकते या जल नहीं सकते जब तक उनका तापमान उनके ज्वलन तापमान से कम है। कारण क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे उसका ज्वलन तापमान कहा जाता है। कारण 2 क्या है, ज्वलनशील पदार्थ हवा में उजागर होने पे पर आसानी से आग पकड़ सकते हैं। तो रीजन 1 और रीजन 2 इसमें ये बताना है। देखो पहले क्या दी है आपको, स्टेटमेंट दी हुई है, जस्ट अ सेकेंड, पहले आपको स्टेटमेंट दी है कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि तब तक का फायर नहीं कैच करते या बर्न नहीं होते जब तक कि उनका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से लोअर ना हो जाए। ठीक है, रीजन क्या दिया है कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, ज्वलन तापमान, वो न्यूनतम से न्यूनतम टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी चीज क्या है फायर को कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर रीजन तो सही है, बिल्कुल इग्निशन टेम्परेचर की ही ये बात कर रहे हैं, जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन इजिली कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। अब ये बात जो है कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन इजिली कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गलत, फोर्थ का सॉरी, ये गलत क्यों हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस नहीं, अब जैसे कि अगर मैंने क्या बोला, मेरे पास एक क्या है, एक गैस का बर्नर है और उसमें से गैस निकल रही है। अब अगर गैस के बर्नर को क्या है मैंने ओपन रखा हुआ है, तो क्या तुरंत वो आग पकड़ लेता है, नहीं, वो तब तक आग नहीं पकड़ रहा है जब तक कि मैं माचिस की तीली ना लेकर उसके पास जाऊं। तो उसका मतलब कि सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस तुरंत नहीं कैच फायर करते हैं जब भी वो एक्सपोज कर देते हैं एयर पे। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर केरोसिन लिखा होता या फिर यहाँ पर लिखा होता आपका फास्फोरस, तो ये क्या है, ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं जैसे एक्सपोज होते हैं एयर में। या फास्फोरस को जहां कहाँ रखते हैं, हम वाटर में रखते हैं, क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा देखने को। तो ये क्या है, ये तुरंत कंबशन को क्रिएट कर देते हैं, मतलब तुरंत क्या कर लेते हैं, कैच करते हैं फायर को। ठीक है, तो चलो, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा रीजन 1 ठीक है पर रीजन 2 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें रीजन 1 इज ट्रू बट रीजन आर इज रॉन्ग। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लो पूरा कि कारण क्या दिया हुआ है, मैंने पढ़ दिया है, आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, जहां पर मुझे लगेगा कि रुक के समझाना है तो वो चीज मैं आपको जरूर समझाऊंगी। ठीक है, द रीजन बिहाइंड द चारकोल नॉट प्रोड्यूसिंग फ्लेम इज, कोयले को ज्वलन उत्पन्न ना होने का कारण क्या है। कोयले में आपने देखा होगा जो चारकोल है उसमें एकदम लौ नहीं निकलती, तो वो क्यों, उसका कारण क्या है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम नहीं होता है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। इट डज नॉट वेपोराइज, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो जो भी चीज क्या है वेपर्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक, समझेंगे बात को, जो भी ऐसी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं जो कि आग पकड़ सकते हैं, वो अगर वेपर्स को निकाल रहे हैं, जैसे कि मोमबत्ती में वेपर्स निकल रहा है, ठीक है, तो क्या है, वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। पर चारकोल में क्या है, वेपर्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए ये क्या करती है, ये वेपोराइज नहीं हो रही है, इसलिए इसके पास क्या है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको मैं कराती हूँ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? बायोगैस, हाइड्रोजन, एलपीजी या नन ऑफ द अबव? विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें सबसे इसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इस बात को याद रखेंगे। और कुछ और बिंदु मैं यहाँ पर आपको याद करा देती हूँ, चलिए जल्दी से इसको नोट करते जाइए, अपने पेपर पेंसिल को लेकर बैठा करिए। चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगर एक तरफ फ्यूल है मेरे पास और दूसरी तरफ क्या है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, ये होती है केजी, किलो जूल पर केजी, सॉरी किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी हो जाती है? हाइड्रोजन की होती है। इसको आपको याद नहीं रखना है एग्जैक्ट वैल्यू, अब एक अनुमान याद रखेंगे। दूसरी क्या बात इंपॉर्टेंट है, सबसे लोएस्ट किसकी होती है? तो सबसे लोएस्ट में हो जाएगी काऊ डंग। ठीक है, ये तो हो गई हमारी हाईएस्ट हो गई, और ये हमारी क्या हो जाएगी? काऊ डंग की 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी, ये लोएस्ट होती है। ठीक है, ये दो आपको याद रखनी है। प्लस इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आप याद रखेंगे कोल की। ठीक है, कोयले की कितनी होती है? 25,000 के आसपास, 25 के से आपकी ये 33 के बीच में होती है। फिर इसके बाद चौथी हो गई पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, सब एक जैसे हैं सुनने में। ठीक है, तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी? 45 के हो जाएगी। ठीक है, सीएनजी, एलपीजी इनकी एक सी होती है। ठीक है, इनकी हो जाएगी आपकी 50,000 से 55,000 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बार बस दिमाग में रख जरूर लीजिएगा। ठीक है, और वुड की अगर मैं बोलूं तो वुड की हो जाएगी आपकी 17 के से 22 के तक। अब आपको इसमें याद क्या क्या मेन रखनी है? मेन आपको हाइड्रोजन की याद रखनी है हाईएस्ट के रूप में, लोएस्ट के रूप में याद रखनी है। दूसरी आपको एक कोल की याद रखनी है, और बाकी एक सरसरी निगाह सब पे लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। फिर आपकी बायोगैस से कितनी हो जाएगी? बायोगैस की हो जाएगी 35,000 से 35 के से 40 के बीच में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा दी है, एक बार सिर्फ सरसरी निगाह जरूर डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। अब रेड डाटा बुक जो है आपकी, रेड डाटा बुक की किसका रिकॉर्ड रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, मार्क करते चलिएगा कितने आपके ठीक होते जा रहे हैं। ये आपकी डाटा किसका रखता है? ये एंडेंजर्ड स्पीशीज का डाटा रखता है। ठीक है, आइए कुछ बातें अब इसमें से समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे कि सबसे पहला क्या हो गया? एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या हो जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एंडेमिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि क्या है, एक एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि फ्यूचर में क्या है, विलुप्त होने वाली हैं, इसलिए उनको बहुत ही ज्यादा उन पर ध्यान रखा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये विलुप्त होने वाली की कगार पर होती हैं। ठीक है, इसलिए रेड डाटा बुक क्या है, एंडेंजर्ड आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखता है। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज का। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लो कि एपिडेमिक स्पीशीज। तो एपिडेमिक स्पीशीज कोई भी तरह की स्पीशीज नहीं होती हैं, पर एक वर्ड होता है कि आपका एपिडेमिक। ये वर्ड का मतलब क्या होता है कि एपिडेमिक मतलब एक ऐसी डिजीज जो कि एक बार में ही एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हो जाए। जैसे कि आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम सेम डिजीज। तो मैं इसको लिख देती हूँ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम सेम डिजीज एट द सेम टाइम। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम। ठीक है, जिसको स्लो लग रहा हो भाई वो 2x पर देख लेना, पर देख जरूर लेना, सब इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आप सबके लिए ही। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्पीशीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। अब आ गया आपका क्या, अब ऐसी स्पीशीज क्या होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं? एंडेमिक स्पीशीज। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें टाइम लाइन नहीं लगाएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ स्यूडोपोडिया इन अमीबा? अमीबा में स्यूडोपोडिया की क्या भूमिका है? सबको पता है कि ये क्या करता है, ये फूड को एंगल्फ करने में मदद करता है और लोकोमोशन करने में मदद करता है। तो इट हेल्प्स इन एंगल्फिंग द फूड, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। सब मार्क करते चलना कितने क्वेश्चन ठीक हुए और 60 में से कितना आपका स्कोर है ये मुझे आप सब बताएंगे। द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? एल्गी की है या बैक्टीरिया की है, शैवाल की है, या आपकी अंडा कोशिका की है, एक्सेल की है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप कुछ बातें समझ लेंगे कि जो सबसे छोटी सेल है ये आपकी कितनी होती है? 0.1 से 0.5 मीटर की, सॉरी माइक्रोमीटर, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बैक्टीरिया जैसे स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये स्मॉलेस्ट सेल है आपकी, तो इसकी क्या हो जाएगी? मैं यहाँ पर नोट करके लिख देती हूँ जैसे कि आपके पास ये पड़ा रहेगा। बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट है तो इसकी जो सेल की आपकी जो यूनिट है, मतलब कि कितना बड़ा ये सेल है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और लार्जेस्ट सेल क्या हो जाता है आपका? तो यहाँ पर ये भी बात आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लार्जेस्ट सेल है आपका 170 मिलीमीटर से बाय 130 मिलीमीटर, और ये किसका होता है? ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? प्लाज्मा झिल्ली की विशेषताएं क्या है? इट इज नॉन पोरस है, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सबसे पहले बाहरी देखो, ये सेल हो गई, तो बाहरी कोशिका क्या हो, बाहरी जो आपकी ये झिल्ली होती है ये क्या हो जाती है? ये सेल वॉल होती है। और अंदर वाली क्या हो जाती है? अंदर वाली हो जाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो नॉन बैकग्राउंड वाले बायो वाले होंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ी डिटेल बता रही हूँ। बाहर की सेल वॉल, अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या बात हो रही है कि प्लाज्मा झिल्ली की विशेषता आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्यों अब ऑप्शन नंबर 2 होगा? इसका आंसर मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। देखो, ये नॉन पोरस होती है तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होती है? ये नॉन पोरस नहीं, ये पोरस होती है, पहली बात, इसलिए ये गलत हुआ। और इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये बात ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट्स रिक्वायर सेल वॉल एज दे नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरिएशन इन टेम्परेचर, स्पीड ऑफ द विंड एंड मॉइस्चर, या बोथ ऑफ द अबव। तो पौधों को क्यों जरूरत होती है सेल वॉल की? क्योंकि उनको बचना होता है किससे? तापमान के परिवर्तन से, साथ साथ हवा से। बहुत अगर हाई स्पीड रहेगी तो क्या है, आपके प्लांट्स के जो सेल है वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या नमी अगर बाहर मॉइस्चर वातावरण में ज्यादा है तो उससे भी क्या है? प्लांट को इफेक्ट पड़ता है, इसलिए प्लांट्स को सेल वॉल की जरूरत होती है। अब इसमें आप बात याद कैसे रखेंगे कि सेल वॉल की रिक्वायरमेंट एनिमल्स को नहीं होती। इसको याद आप ऐसे रख लो कि एनिमल्स स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिसमें कि अगर एक हाथी एक पत्ती को रौंद सकता है पर एक पत्ती हाथी को रौंद नहीं सकती है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है। इसीलिए पत्ती को अपने को बचाने के लिए वॉल की दीवार की जरूरत है, पर एनिमल्स को दीवार की जरूरत नहीं है। बस इस तरीके से आप याद रख लेंगे। ठीक है, इजी था, एग्जाम्पल याद करने का तरीका है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज। केंद्र की झिल्ली के बिना केंद्रीय पदार्थ वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको आप पादप कोशिका बोलते हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलती हैं, या जंतु कोशिकाएं बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं, या उपयोग में एक से अधिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाती हैं आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसी सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है पर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन कहाँ होता है आपका? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में, ह्यूमंस में, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है कौन सा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आइए चलिए इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो, क्या होता है? जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके क्या क्या? एक्वेटिक एनिमल्स के, जैसे हो गया फिश हो गया, ठीक है, आपका स्टार फिश हो गया,
स्टारफिश हो गया, फिर आपके फ्रॉग्स हो गए। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है। अब क्या होता है, स्प्रिंग सीजन आया, अब स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, फीमेल जो है वो ले एग अंडा देगी, कहाँ पर, इन वाटर, ठीक है, वाटर, और ऐसा पानी रहेगा जो ज्यादा तेज बहता हुआ नहीं हो, नहीं तो सारे अंडे क्या है वो निकाल ले जाएगा। अब ये इस तरीके से अंडे एक साथ गुच्छे में देती है फीमेल, और इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, चारों तरफ एक झिल्ली सी, पतली सी, इस तरीके से इसकी झिल्ली सी आ जाती है, जिससे कि अंडे इधर उधर ना चले जाएं। अब क्या होगा, अब फीमेल ने तो एग दे दिया, अब क्या रोल चालू हो जाएगा, मेल का। तो मेल जो फ्रॉग है वो क्या करेगा, अपने स्पर्म्स को रिलीज करेगा, और स्पर्म्स रिलीज करके क्या करेगा, इसके आसपास इस तरीके से आ जाएंगे उसके स्पर्म्स, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इसके पास आएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जब स्पर्म और आप इसका एग फ्यूज होगा, तो यहाँ पर प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अब ये सारा प्रोसेस क्या है, शरीर के बाहर हो रहा है, एक स्प्रिंग में से हो रहा है, या एक पॉन्ड में हो रहा है, स्प्रिंग सीजन में हो रहा है, और इसकी वजह से क्या है, सारा प्रोसेस बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि द फ्यूजन जो हो रहा है किसका, मेल और फीमेल गैमीट्स का, इसका क्या है, बाहर हो रहा है बॉडी के, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसके लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, इसमें एक हार्मोन होता है आपका थायरॉक्सिन, ये भी हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थायरॉक्सिन हार्मोन की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्लस एक बात और याद रखेंगे, इसके साथ साथ आयोडीन की भी आवश्यकता होती है, जो कि आयोडीन अगर पानी में प्रेजेंट नहीं होगा तो ये प्रोसेस क्या नहीं हो पाएगा, किसका, आगे जब ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, आपका एक प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस होती है ना, जैसे कि फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग, इनका क्या है, स्पर्म और ओवा एक साथ फर्टिलाइज होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, इस तरीके से आगे फर्दर होगा, फिर क्या है, टैडपोल बनेगा। तो ये सारे प्रोसेस जब चलते रहेंगे, इसके बाद मेटामॉर्फोसिस होगी, तो ये मेटामॉर्फोसिस से क्या है, वापस एक फ्रॉग बने, तो उससे क्या होता है, ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको कंडीशंस याद रखनी है, थायरॉक्सिन और आयोडीन वाटर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, तो फर्टिलाइजेशन निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, किस चीज का निर्माण होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में मैंने देखा है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जाइगोट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बना दिया है कि जाइगोट, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल के गैमीट्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद, भ्रूण के बाद आपका क्या हो जाएगा, फीटस बनता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो याद कैसे रखोगे, देखो ओ क्या होता है, ओवल, या ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ एग भी ओवल शेप का होता है, तो जो ओ वाला है वो एग लेइंग एनिमल्स हो जाते हैं, तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, आपके विविपेरस हो जाएंगे। तो ऐसे जो कि बर्थ दें किसको, यंग वंस डायरेक्टली, तो वो हो जाते हैं विविपेरस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज बडिंग टेक्स प्लेस इन, अब ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें बडिंग की बाद नवोदित के रूप में प्रजनन की विधि होती है, तो ये अमीबा में होती है, पैरामीशियम में होती है, कि हाइड्रा में होती है, कि नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बडिंग आपको देखने को मिलेगी हाइड्रा में, प्लस आपको यीस्ट में भी देखने को मिलती है बडिंग, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब अमीबा में कौन सी होती है, देखो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में कैसा होता है, आपका बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टैडपोल, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, इसको थोड़ा स्पेलिंग में ठीक कर देती हूँ, नहीं तो फिर हो जाएगा कि गलत स्पेलिंग कर दिया, टैड POLE, ठीक है, टैडपोल। चलो, द tadpole develops into adult frog by the process of, ये कौन सा प्रोसेस होता है, क्वेश्चन नंबर 18 को मार्क करेंगे कि कौन सा आपका आंसर ठीक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, काया पलट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट,
युग्मनज में उपस्थित नाभिकों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, एक भी नहीं होती है, या 4 होती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 2। चलो, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और उसका आंसर क्या है? 2। तो इसमें 1 क्या कहाँ से आता है? 1 फ्रॉम, इसको मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको नोटेड मिलेगा जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। 2 है तो 1 कहाँ से आएगा? 1 ऑफ स्पर्म और अदर ऑफ ओवम। ठीक है, इसीलिए 2 होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज to produce sperms in male and eggs in female, to distinguish the male from female, helps in development of child, या more than one of the above। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल। अब देखो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे? वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक लड़के को लड़का बनाते हैं, एक लड़की को लड़की बनाते हैं, जैसे कि वॉइस में चेंज हो गया, ब्रॉड शोल्डर्स हो गए। ठीक है, फिर लड़कियों का जो एक फिर लड़कियों के जो आवाज में चेंज होता है, तो वो सारी चीजें हो गई। तो वो आप एक सब समझ सकते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज, अब यहां से हमारा थोड़ा सा किसका स्टार्ट हो रहा है हमारा सेशन? हॉर्मोन्स वाला। ठीक है, और हॉर्मोन्स का नहीं देखा है आपने वीडियो तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप देख लो सीटेट में जाकर। सीटेट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, तो हॉर्मोन्स का एक बार देख लेना। 20 से 25 मिनट का वीडियो है, मजा आ जाएगा करके। और डिटेल में क्लास 12th लेवल का किसी को हार्मोन करना है तो वो भी मैंने कराया है, क्लास 12th एनसीईआरटी का, तो वो भी देख लेना, दोनों मैं डाल दूंगी। द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज, तो ये हो जाती है, मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक, इसको याद रखेंगे। और पिट्यूटरी क्या होती है? हमारी मास्टर ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड का क्या काम होता है? ये हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करती है। कोई भी ऐसी साइकिल, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, स्लीप साइकिल हो गई, हंगर की साइकिल हो गई, तो ऐसी सारी साइकिलों वाली काम कौन करता है? हमारी पीनियल ग्लैंड करती है। सारे क्लॉक वाले काम, रिदमिक साइकिल, सब चीज किस में आ जाएगी? पीनियल ग्लैंड में आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन फीमेल बॉडी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है, या नन ऑफ द अबव है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या है इसका आंसर? आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है मिल्क सेक्रेशन को फीमेल बॉडी में, जबकि वो उसको जरूरत है जब उसका बेबी बर्थ ले चुका है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन एक तरह से, ये आपका मैं यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ जिससे कि आपके पास ये चीज आपको मिल जाएगी। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? फीमेल हार्मोन है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है? ये इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, फिर साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन के बारे में आप याद रखेंगे, ये आपका रेगुलेट करता है किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। जब प्रेगनेंसी होती है तो ये प्लेसेंटा के साथ क्या है? जुड़ा होता है। ये हार्मोन क्या है? प्लेसेंटा को जोड़ता है किससे? प्लेसेंटा क्या एक तरह से कनेक्शन, लिंक बिटवीन द मदर एंड द फीटस होता है ना, तो ये क्या है? एक तरह लिंक बना देता है। ठीक, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुंच जाए। तो ये सारे क्या है? तो इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये आपका मेल हार्मोन होता है और ये क्या करता है? ये आपका स्पर्म्स को रेगुलेट करता है, स्पर्म सेक्रीट करता है। साथ ही साथ क्या है? एक तरह से ये सेक्सुअल ड्राइव को इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें किसकी हो गई? टेस्टोस्टेरॉन की हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2। द रोल ऑफ एड्रेनालिन इज, एड्रेनालिन का की क्या भूमिका है? इट मेंटेन्स द सॉल्ट बैलेंस, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस कंडीशन, ईदर वन और द टू, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सॉल्ट बैलेंस को कौन रेगुलेट करता है, मतलब कौन सा सा हार्मोन है जो कि सॉल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो आपका आंसर हो गया ये। अब सॉल्ट बैलेंस को कौन रेगुलेट करता है? आपका एल्डो, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे नोट करें, स्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन आपका सॉल्ट बैलेंस को रेगुलेट करता है बॉडी में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। द इंसेक्ट हार्मोन दैट लीड्स टू मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज, अभी हमने करा था, ये कौन सा है? आपका थायरोक्सिन है। और रिलीज कौन करता है? थायरॉइड ग्लैंड ये रिलीज करती है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25th क्वेश्चन। फोर्स इज अ, फोर्स क्या है आपका? पुश है, पुल है, पुश और पुल दोनों है। तो 25th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्स इज अ पुल। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर क्या है, फोर्स इज अ पुल। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कैन लीड टू चेंज इन अ फोर्स। किसी वस्तु पर लगाया गया बल परिवर्तन का कारण बन सकता है किसका, डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, स्पीड ओनली, इधर वन ऑफ टू या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव। क्यों होगा अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या, सिर्फ मोशन को। तो ऐसी बात तो नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मेरे पास ये कार है, ये क्या कार क्या कर रही है, सॉरी कार की जगह पता नहीं क्या ही बन गया है, ये कार है मेरे पास, और ये कार अगर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैंने यहाँ से क्या है, फोर्स लगाया बहुत ज्यादा, किसी चीज से फोर्स लगाया, मान लो ट्रक आ गया पीछे, उसने फोर्स लगाया, तो इसके मोशन में तो बदलाव करेगा, साथ में साथ इसकी स्पीड में भी तो बदलाव करेगा। तो यहाँ पे ओनली के कारण ये दो ऑप्शन कट जाते हैं, इधर वन ऑफ टू होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ये स्मार्ट खेलना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर, अच्छा मैं इसमें ना कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड कर देती हूँ आपके एनसीईआरटी के, तो आपका प्रॉपर अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर होता है। जो आपके पीछे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं कि हाँ इसको आपको पता होने चाहिए, वो मैं जरूर ऐड कर देती हूँ। तो ये सब सेशन से जरूर जुड़िए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, आपके कमेंट का वेट रहता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर, संपर्क बलों का उदाहरण है मैग्नेटिक फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे सारे फोर्सेस जिसमें कि कांटेक्ट होगा तभी वो फोर्स आपको, वो बल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को, अपनी हथेली को दोनों को रब करूं, तो रब करने के बाद क्या है, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, एक फ्रिक्शन जो है वो आ जाता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन नहीं है, जगह जगह फ्रिक्शन लिख गया है, तो ये सब जगह क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। हर जगह जहां पे फ्रिक्शन लिख गया है, घर्षण बल की बात हो रही है, ठीक है, घर्षण बल की बात हो रही है, हर जगह बल है, बाला नहीं है, बल, ठीक है, घर्षण बल की बात हो रही है। तो क्या हो, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो क्या है, दूर से मैग्नेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैग्नेटिक आ गया तो वैसे ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्सेस, घर्षण बल के बारे में क्या सत्य है, इट ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट, इट ऑलवेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, या बोथ वन ऑफ द अबव, 1 एंड 2, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जरूर लगेगा। अब इस बात को याद रखेंगे, जैसे कि अगर मेरे पास एक ये टेबल है, एक ये बुक है, ठीक है, ये बुक है मेरे पास, और ये मेरे पास नीचे क्या है, टेबल है, ये टेबल टॉप पे रखा है, ठीक है, ये टेबल टॉप पे ये बुक रखी हुई है, ये टेबल है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं ना, कुछ इस तरीके से ग्रूव्स होते हैं, ऐसे दिखते नहीं है, पर ये ग्रूव्स क्या है, इसमें फिट हो जाते हैं आकर, इसलिए क्या है, ये फ्रिक्शन लगता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसलिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर, अगर इसको आपने यहाँ से धक्का दिया, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो थोड़े समय के बाद रुक जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घर्षण बल लग रहा है, उस घर्षण बल की वजह से क्या है, वो ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। अब मैं इसकी और डिटेल अभी बात नहीं बताऊंगी, अब इसमें क्वेश्चंस और एडेड है, इसलिए आपको वहां तक बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक। यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इट ऑलवेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं, सेम डायरेक्शन में नहीं होती है, ये क्या होती है, ये मैं भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल कर सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क का, और मुझे ये होमवर्क चाहिए। बहुत कम लोग होमवर्क के आंसर्स देते हैं, और थैंक यू, कुछ लोग तो इतना अच्छा आंसर देते हैं कि मजा आ जाता है देख के, इतने डीपली आंसर देते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट खींच के रखा है, मैं उनका स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, बहुत अच्छे आंसर देते हैं कुछ लोग। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 29। टू स्ट्रेच द बो द आर्च अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप इज, ये क्या है, धनुष को खींचने के लिए उस पर बल लगाया जाता है, जिससे उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये किस तरीके का फोर्स है, आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाता है आपका मस्कुलर फोर्स, ठीक, वो हाथ मांसपेशी से ही बल लगाता है, इसलिए क्या है, उसमें चेंज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाइल द एरो मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। जब तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उस पर कार्य करने वाले बल डैश के कारण होते हैं, वह हवा के डैश के कारण होते हैं। तो किसके कारण होते हैं, चलिए देख लेते हैं। क्या इसमें फ्रिक्शनल ग्रेविटी आ रही है, तो नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 पे है हम, क्या इसमें पहले फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं,
इसमें पहले ग्रेविटी लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, यहाँ पर कौन सा एयर, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एयर में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम्पलर है। द फोर्स एंड फ्रिक्शन और ऑलवेज एक्ट इन सेम डायरेक्शन में होता है। बल और घर्षण हमेशा कार्य करते हैं सेम दिशा में, एक ही दिशा में, विपरीत में, एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं करते, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्भर तो नहीं करते, तो बहुत ही गलत ऑप्शन है, यहाँ पे एकदम ही गलत ऑप्शन है। तो ये क्या करते हैं, हमेशा ऑपोजिट दिशा में वर्क करते हैं। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, तो जो घर्षण बल लगेगा वो हमेशा इस दिशा में लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, हमेशा ऑपोजिट लगता है, किससे, फोर्स ऑफ मोशन से, ठीक है, ऑपोजिट लगता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन। The reason behind the friction between the two surface is the surface in contact, the presence of irregularities on the two surface, the smooth surface are on the same side, या none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्या है, दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं जो कि दिखती नहीं है, इसके वजह से क्या है, वो घर्षण होता है। अगर ये इरेगुलरिटी नहीं हो, इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए क्या है, यहाँ पर ग्रीस डाला जाता है, या यहाँ पर क्या है, स्मूथ बना दिया जाता है एकदम सरफेस। जैसे कि आपने कैरम बोर्ड देखा होगा, तो कैरम बोर्ड के ऊपर जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, पाउडर को छिड़क दिया जाता है, जिससे कि क्या है कि अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे और ये एकदम स्लाइडली मूव कर पाए। तो इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण क्या होता है, ये दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और सरफेस इन कॉन्टैक्ट तो है ही है, सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट तो है ही है, ठीक है। पर क्या है मेन रीजन, द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस। अगर यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, पर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट act between the two objects and it will increase when the चलो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इट विल इंक्रीज व्हेन घर्षण बल। देखो इसमें ना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, अपोजिंग फोर्स लिख गया है, अपोजिंग फोर्स है ये, तो इसपे हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी इस स्टेटमेंट में, तो ऊपर इंग्लिश में ही देख लो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एंड इट विल इंक्रीज व्हेन। मेन क्या बात बताई जा रही है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो वो क्या चीज होती है जो बढ़ाती है, द इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस आर मोर, द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर, टू सरफेस आर प्रेस्ड वेरी स्मूथली, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या सारे उत्तर सही हैं, या ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, या ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि जब इरेगुलरिटीज इन दोनों के बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज अगर अच्छी खासी है तो क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। साथ साथ इसको इरेगुलरिटी के साथ साथ इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, या हार्डर होना चाहिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सब एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चंस मैं आपको बनाती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 1 एंड 2 आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज। अब द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को भी कहा जाता है, क्या लिक्विड फोर्स है, या आपका ड्रैग फोर्स है, या फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय एयर है, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये ड्रैग फोर्स है, आपने देखा होगा, इसीलिए जो आपके जितने भी जैसे बोट हो गया, आपका शिप हो गया, इनकी एक शेप दी जाती है प्रॉपरली, जिससे कि उसमें फ्रिक्शन ना लगे और वो ज्यादा अच्छे से चले। एक प्रॉपर शेप दी जाती है, स्ट्रीमलाइन शेप। तो ये आपका फोर्स कौन सा हो जाता है, ये आपका फोर्स हो जाता है ड्रैग फोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इंक्लूड, इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द फ्लूइड। इसमें क्या आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1 2 3 में से कौन सी चीजें ठीक है। 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द करेक्ट। देखो
क्या इसमें बोल रहे हैं, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, किस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जा रहा है उसको, उस पे क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या है, डिपेंड करती है। ठीक है, फिर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्क्वायर शेप का है या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइंड है जैसे कि बोट की शेप होती है। नेचर ऑफ द फ्लूइड, अगर कोई तरल पानी है, ठीक है, पानी में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट फ्लो करेगा। अगर इसी जगह पे एक कोई गाढ़ा लिक्विड हो जिसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड इस पे भी डिपेंड करती है। अभी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड में आपका नेचर ऑफ द फ्लूइड भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। इसीलिए क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल उस पर निर्भर है, द्रव्य के से संबंधित गति पर, वस्तु का आकार पर या द्रव्य की प्रकृति पर। द्रव्य की प्रकृति मतलब कि उसका फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। अगर ज्यादा घनत्व वाला होगा तो क्या होगा, उसमें स्लो होगी स्पीड। ठीक है, इन सब चीजों को, और शेप की बात हो गई। ठीक है, आपने मछली की शेप देखी है, सब स्ट्रीम लाइन शेप होती है। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखते हुए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 37 क्वेश्चन, अरेंज द फ्रिक्शन फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अमंग्स द फॉलोइंग। तो डिक्रीजिंग और निम्नलिखित में से घर्षण बलों को घटते क्रम से व्यवस्थित करें। घटते क्रम मतलब, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन बल देखने को मिलेगा। ठीक है, घर्षण बल। फिर आपका क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और फिर क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा क्या है, घर्षण बल अगर देखा जाए तो स्टैटिक में है, जो कि चीज स्थिर है, फिर स्लाइडिंग में है, और फिर रोलिंग में बहुत ही कम फ्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि अटैची वगैरह जो अगर होती है तो उसमें व्हील्स लगे होते हैं, जैसे कि अगर सिंपल अटैची को खींचा जाए तो बहुत ज्यादा बल लगेगा, पर अगर व्हील्स लगा दिए जाते हैं तो क्या है, इजिली ड्रैग करके आदमी उसको लेके जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका, मोर देन होता है। फिसलन घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, इससे भी ज्यादा होता है, के बराबर होता है कि के कम होता है। तो आपका 38 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हमने देखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, अभी बचे हैं क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने हैं, तो पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग 2x पर देख लो, आपका काम बस आपको अपना पेपर निकालना है। और पेपर निकालकर प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना कि पेपर निकल गया, और निकल के जरूर आकर इंटरव्यू जरूर देना मेरे साथ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सर्फेस एंड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। घर्षण सतह के बीच और एक दूसरे के संपर्क में आने वाले डैश का विरोध करता है। तो फ्रिक्शन किस चीज को अपोज करता है, क्या मोशन को, मूवमेंट को, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो सही बात है, फ्रिक्शन क्या करेगा, किसी भी चीज के मूवमेंट को या मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। गति को या मूवमेंट आपका आंदोलन नहीं होता, मतलब किसी चीज का जो अगर चल रही है तो उसको रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विजिबल वाइब्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विजिबल वाइब्रेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं, ये एम्पलीट्यूड के होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है। और अगर विजिबल वाइब्रेशंस कम होते हैं तो क्या होता है आपको, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है, आयाम, एम्पलीट्यूड क्या मतलब, आयाम। एम्पलीट्यूड किससे देखते हैं, ये आपका जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपकी हाइट जो ऊपर से होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, आयाम। अगर एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, अगर मैं दूसरे वाले में बोलूं, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो क्या है, वाइब्रेशन विजिबल नहीं होते, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर कम होते हैं तो वाइब्रेशंस विजिबल नहीं होते, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो वाइब्रेशंस क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो वाइब्रेशन, विजिबल वाइब्रेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ना ही फ्रीक्वेंसी ना ही लाउडनेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द डैश ऑफ साउंड। यहां से साउंड का चैप्टर चालू है आपका। तो फ्रीक्वेंसी किसको डिटरमाइन करती है, अब आप इसको याद कर लो, एक होता है फ स ल। ठीक है, हिंदी में हो गया, अब इंग्लिश में फ स ल। तो आपको याद किस में करना है, आपको याद करना है इंग्लिश वाला। फ से हो गया फ्रीक्वेंसी, ए से हो गया एम्पलीट्यूड, एस से हो गया श्रिलनेस, एल से हो गया
लाउडनेस। अब थोड़ा सा स्किप करेंगे, F से S मिलाएंगे, A से L मिलाएंगे, ठीक है, एक एक को स्किप करके, कूद के, जंप करके। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ये डिपेंड करेगी किस पे, श्रिलनेस पे, या इसी को बोल देते हैं पिच बोल देते हैं। और आपका एम्पलीट्यूड ये निर्भर किस पे करेगा, इसको दूसरे पेन से देख लो, ये एम्पलीट्यूड निर्भर करेगा किस पे, एम्पलीट्यूड निर्भर करेगा किस पे, लाउडनेस पे, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रिलनेस और एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी किसको डिटरमाइन कर रही है, श्रिलनेस को। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन आपको ये हो गया कि इसमें पिच भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है ना। मोर देन वन ऑफ द अबव पे आप जाएंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी, पिच है कि श्रिलनेस है, तो आपका ज्यादातर लोग आंसर लगा देंगे किस पे, श्रिलनेस पे, पर आंसर आपका पिच भी है, क्योंकि पिच और श्रिलनेस क्या होता है, स्लैश लगाया जाता है दोनों के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग्स कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जो आपके कुत्ते होते हैं, 42 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, 7 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो डॉग कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज कुत्ते जो है वो सुन पाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स वर्क एट फ्रीक्वेंसीज, तो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली क्वेश्चन है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 43 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हायर देन 20,000 हर्ट्ज। अब आपकी इंफ्रासोनिक होती है, ये सबको याद होगी, इंफ्रासोनिक। दूसरी आपकी हो गई ऑडिबल रेंज, और तीसरी हो गई आपकी अल्ट्रासोनिक, जो कि आपके सोनार में, साउंड नेविगेशन वाले में, सोनार में यूज होती है, ठीक है। ये हो जाती है 20, ये क्या हो जाती है 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है, ठीक है। ऑडिबल क्या हो जाती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और ये क्या हो जाती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली रेंज, ठीक है, ऊपर वाली रेंज। तो ये अल्ट्रासोनिक हो जाती है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 44, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। तो किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए कया गया समय क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड, तो ये फॉर्मूले को एक आप याद रखेंगे, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/G। इसका कभी कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा टाइम पीरियड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस किस पे डिटरमाइन करती है, लाउडनेस मैंने क्या बताया था, एम्पलीट्यूड पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। फसल से आप याद रखेंगे, फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, 46 क्वेश्चन। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड एज, ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक ही बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि इसके ना फॉन्ट छोटा हो पाया ना, इसमें हिंदी आ गया। तो अनवांटेड साउंड को क्या बोलते हैं, नॉइस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का, ठीक है। तो याद रखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें इंफ्रासोनिक ऑडिबल साउंड मत लगा देना ना, नन ऑफ दिस लगा देना, ये नॉइस है इसका आंसर, उन्होंने साफ साफ दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, द रीजन बिहाइंड द यूजिंग टिन कैन्स इन स्टोरिंग फूड इंस्टेड ऑफ आयरन इन मटेरियल इज बिकॉज। देखो ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आया था इसमें, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 में आंसर हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों के भंडारण में लोहे तत्व के स्थान पर टिन के डब्बों का प्रयोग करने का कारण क्या है, टिन लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, अ चार्ज्ड बलून रिपेल अ चार्ज्ड बलून। एक मेरे पास बलून है, ये एक बलून है, ठीक है, और एक ये बलून है। तो ये दोनों बलून कैसे हैं, चार्ज बलून है, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूसरा बात क्या बोली है स्टेटमेंट में कि अ चार्ज्ड रिफिल रिपेल अ चार्ज रिपिल। अब मेरे पास एक रिफिल है और ये भी एक रिफिल है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रही है, दोनों चार्ज हैं। पर अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल। अब ये चार्ज बलून और ये चार्ज रिफिल को अगर मैं पास में ला रही हूं, तो ये पास में लाने से क्या है, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। रीजन क्या दिया है कि अ चार्ज बलून अट्रैक्ट्स अ चार्ज रिफिल एज द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑफ द रिफिल, ठीक है। देखते हैं, अ चार्ज बलून रिपिल अ चार्ज रिफिल एज द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑफ द रिफिल।
तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीजन 1 क्या कर रही है, जस्टिफाई कर रही है स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये दोनों एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में जो चार्ज है ये अलग अलग है, चार्ज डिफरेंट है। ठीक है, तो चार्ज डिफरेंट होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर दूसरे वाले केस में क्या दिया है, अ चार्ज बलून रिपेल अ चार्ज रिफिल, ये रिपेल हो जाएगा, रिपेल a charge refill as a charge in the balloon of the same kind from the charge of the refill। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो मेन आप ये समझना है कि अगर कोई चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, जिसका मतलब उनके बीच में जो चार्जेस हैं वो क्या है, डिफरेंट है। अगर एक दूसरे के पास क्या है, रिपेल कर रही है, तो उसमें चार्ज क्या है, सेम है, अट्रैक्ट में डिफरेंट और सेम में रिपेल। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ये एनसीईआरटी की ही पैराग्राफ का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है। द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, तो ये आपको पता ही है, किससे, रिचर स्केल से। और सेस्मोग्राफ क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है जो कि मूवमेंट अर्थ के नीचे हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है उसको सारा कुछ रिकॉर्ड कौन करता है, सेस्मोग्राफ करता है। तो दोनों चीज भूकंप से रिलेटेड ही है, पर मेजर किस पे किया जाता है, रिचर स्केल पे किया जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक टेंड्स टू अकर एट बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेस, दीज बाउंड्रीज आर नोन एज, इन बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, 50 क्वेश्चन को, इन बाउंड्रीज को बोलते हैं, भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की सीमा पर आ जाता है, इन सीमाओं को क्या कहा जाता है, ये सीमाएं होती हैं फॉल्टी जोन्स। ठीक है, तो आप याद, अब देखो कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखना। अर्थक्वेक जो कि बाउंड्री पे आता है, अकर एट बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट्स, इसको फॉल्टी जोन्स बोलते हैं। अब एपी सेंटर क्या होता है, वो एक ऐसा सेंटर जहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर एक तरह से ओरिजिन होता है। ठीक है, फिर आ जाता है सेस्मिक जोन। सेस्मिक जोन क्या हो जाएगा, वो ऐसे एरिया जहां पर अर्थक्वेक ज्यादातर फोकस होते हैं, ज्यादातर आते हैं। ठीक है, वो सब एरिया हो जाते हैं सेस्मिक जोन्स के अंदर। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जिसको आप देख सकते हैं भूकंपीय क्षेत्र भी बोला जाता है हिंदी में, इसलिए आप हिंदी से भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए जल्दी से खत्म करते हैं सेशन को। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, वह उपकरण जिसका उपयोग यह पता लगाने में किया जाता है कि कोई वस्तु चार्ज है या नहीं है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक है, कैलाइडोस्कोप क्या था, मैंने बताया था, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कैलाइडोस्कोप क्या है, मैंने लाइट वाले चैप्टर में आपको बताया है, नहीं देखा है जाकर देख लो। और जो मैंने एक मैराथन डाली है जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 10 तक की रिवाइज करवाई, इसको देख लो। अभी क्लास 9 की मैं अलग रिवाइज करवा दूंगी आपको, पूरी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, 10th की बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, इस तरीके से। तो आपको डीप नॉलेज भी 9th और 10th की हो जाएगी, जिससे क्वेश्चंस आपके 9-10 तक तो कहीं नहीं छूटेंगे। और फिर टाइम बचेगा तब हम 11-12 पर जाएंगे, अभी तो फिलहाल 9-10 तक तो कवर कर ले, बहुत टाइम लगता है चीजों को प्रिपेयर करने में। अब रेडियोग्राफ क्या होता है, ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पेशेंट्स के लिए यूज होता है, जिसमें एक्सरेज का इस्तेमाल होता है और पेशेंट्स के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जांचा जाता है। ठीक है, तो ये सब अब आपके कैलाइडोस्कोप का आपका होमवर्क है, ये आप मुझे होमवर्क करके बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास क्या है, एक ग्लास रॉड है और इसको रब कर रहे हैं किस पे, सिल्क के क्लोथ पे, ये आपका सिल्क का क्लोथ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, द रॉड, क्या रॉड एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, तो नहीं, बोथ एक्वायर कहीं नहीं करते पॉजिटिव चार्ज, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लोथ बिकम नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाती है, रॉड पॉजिटिव चार्ज की हो जाती है और क्लोथ क्या है, ये नेगेटिव चार्ज का हो जाता है, इसको याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर and the object is placed in between the two mirrors, the number of images formed is more than 2, less than 4, infinite या none of the above। तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि दो पैरेलल मिरर है अगर, अब इस पैरेलल मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। इस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से क्या होता है, इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका बार्बर शॉप में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का ये क्या, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है। द इमेजेस फॉर्म्ड इन कैलाइडोस्कोप इज ड्यू टू द डैश रिफ्लेक्शन बिटवीन द मिरर्स। तो क्या है इसमें 54 का आंसर, तो इसमें क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैलाइडोस्कोप क्या है, कुछ इस तरीके से होता है आपका कैलाइडोस्कोप, और इसमें
3 मिरर्स प्रेजेंट होते हैं और 3 मिरर्स एक ट्राइंगल के शेप में अटैच हो जाते हैं। तीन स्केल को एक दूसरे के साथ चिपका कर देखना और ट्राइंगल का शेप बनाना। तो कुछ उस तरीके से होता है। इसमें चूड़ी के टुकड़े एक तरफ डाल दिए जाते हैं और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ से देखा जाता है, एक तरफ ग्लास लगा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलती हैं, अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं कैलाइडोस्कोप। और इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसीलिए वो इमेज देखने को मिलती है। और जो इमेज एक बार फॉर्म होती है वो दोबारा नहीं बनती। मतलब मेन कहने का मतलब है कि हर बार एक अलग इमेज देखने को मिलती है, कि उसमें कांच के टुकड़े, चूड़ी के टुकड़े सब डाल दिए थे। बहुत सुंदर होता है, देखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द साइज ऑफ प्यूपल इज कंट्रोल्ड बाय पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें 3, आइरिस के द्वारा साइज ऑफ प्यूपल कंट्रोल होता है। और आइरिस ही क्या करता है, कलर भी प्रोवाइड करता है आई को। और कॉर्निया ऐसी जगह होती है जहां पर लाइट फर्स्ट एंटर करती है। और लेंस, कौन सा लेंस हमारी आई में होता है ये आप मुझे बताएंगे। हमारी आई में कौन सा लेंस होता है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो होमवर्क आपका 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ आई दैट इज प्रेजेंट इन बटरफ्लाई इज। तितली में आंखों का प्रकार होता है। इट हैज स्मॉल आईज दैट इनेबल टू लुक ऑल अराउंड। इट हैज लार्ज आईज दैट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आईज। दे कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट बट द साइड एज वेल एज द बैक, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये एसएससी में पूछा गया है कि इट हैज लार्ज आईज दैट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आईज। उनकी छोटी 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 आंखों से बनी हुई बहुत बड़ी सी आई होती है किसी बटरफ्लाई की। इसी कारण से उनको दे कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट, ना ही वो सीधे देख पाते हैं बल्कि अपने साइड और बैक में भी देख पाते हैं, क्योंकि उनकी आईज बहुत ज्यादा हो जाती है एक साथ इकट्ठी होकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ आई इन आउल डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर बर्ड्स? लार्ज कॉर्निया, स्मॉल पीपल, स्मॉल कॉर्निया, लार्ज पीपल, या नन ऑफ द अबव। तो जो आपका उल्लू होता है वो रात में क्या है, इजिली देख पाता है। और देख कैसे पाता है, उसपे क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि उसके जो कॉर्निया होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और लार्ज पीपल होती है, इसलिए क्या है, लाइट ज्यादा उसमें एंटर हो पाती है, इस कारण से उसको इजिली थोड़ा सा विजिबल होता है। तो ये पॉइंट यहाँ याद रख लेना। क्या मैंने बोला, आउल की बात करी जाएगी तो उनकी लार्ज कॉर्निया हो जाएगा और लार्ज प्यूपिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी जगह पर बात होगी किसकी, बैट की, तो यहाँ पर लार्ज कॉर्निया और लार्ज आई नहीं होती है। इसको मैं सही से लिख दूं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको जब ये मिल जाएगी कॉर्निया। यहाँ पर कुछ तरह की वेव्स का इस्तेमाल होता है। अब वो किस तरह की वेव्स है, सोचो थोड़ा सा, तो मैं बताऊं आपको। सोच लिया होगा आई थिंक आप सबने। इसका नाम होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये टकराए ना किसी ऑब्जेक्ट से। ये फेंकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स और फिर वापस जब बाउंस बैक होके आती है तो इनको समझ में आ जाता है कि सामने कोई टारगेट साइट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बैट से होता है और आउल के लिए लार्ज कॉर्निया और लार्ज पीपल होता है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 क्वेश्चन। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई इज। तो कौन सा सबसे चमकदार जो है, तो रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 58 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वीनस क्या होता है, शुक्र जो होता है सबसे चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है आपका, ये है जुपिटर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट आउट द प्लैनेट दैट हैव रिंग्स। तो रिंग्स में एनसीईआरटी में लाइन है, ज्योग्राफी की बुक में है एक SUJ। तो सज, सारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं। सजना होता है, सजते हम कैसे हैं जब हम रिंग पहनते हैं। तो सजना में क्या हो जाएगा, सैटर्न, यूरेनस और जुपिटर। ठीक है, तो ये सारे जिनके पास रिंग्स होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, सैटर्न, यूरेनस और जुपिटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ आगे भी ऐसे सेशंस आते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। और आप सबका बहुत बहुत आभार। आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए।